Welcome guys. Today we move to direct and indirect speech. CBSE 10th Board Examination 2026. These are the expected questions because these are collected from the previous year's examination. These are asked in the previous year examination of CBSE Board. तो हमने क्या कर रखा है, इन सेंटेंसेस को संकलित करके आपके लिए रखा है, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसी पैटर्न में बार बार पूछे जाएंगे, या कहिए कि कुछ हट करके पूछे जाएंगे, लेकिन सेंटेंस का जो तरीका है वो यही रहेगा। 5 प्रकार के वाक्य हैं, ये आपके समझ में आना चाहिए। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव अंडर द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस नंबर 1, ध्यान दीजिए, इससे समझते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको दिए हुए हैं, आपने इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, विल यू बी देयर टुमारो। तो हमेशा ध्यान रखो, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है ये सेंटेंस किस टाइप का है। आपने कहा साहब ये तो विल से शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से, यानी हेल्पिंग वर्ब से, और अंत में क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऐसे सेंटेंस में जब आपने पता कर लिया तो यहाँ का जो सेड टू है वो किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में। एक बात। दूसरा कंजक्शन की बात आती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जिसको साधारण प्रश्नवाचक कहते हैं, तो इसमें इफ आएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा रूल है वो है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, ये बन जाएगा स्टेटमेंट, ये बन जाएगा असर्टिव। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट। जब आप यहाँ पर कंजक्शन लगाओगे तो फिर आप सब्जेक्ट को ढूंढना। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू को ढूंढोगे और देखोगे कि यू किस में चेंज होगा। प्रोनाउन के चेंज होने के नियम पता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। किससे बात हो रही है, हर से, तो यू का क्या हो जाएगा, सी। यू का क्या हो जाएगा, सी। ही आस्क्ड हर इफ सी। अब आएगी वर्ब। समझने की कोशिश करो, एक सेंटेंस को अगर समझ लेते हो तो सारे सेंटेंस आपकी समझ में आ जाते हैं। इफ सी विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी। इफ सी वुड बी देयर, देयर का देयर ही रखना, जैसे हेयर का हम देयर करते हैं तो देयर का देयर ही रहेगा। इफ ही वुड बी देयर टुमारो, टुमारो को चेंज करोगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। क्या कर दोगे, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो क्या बना, बताइए। नंबर 1 में क्या बनाया आपने, ही आस्क्ड हर इफ, फिर यू किस में चेंज हुआ, सी में। क्यों हुआ सी में, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, ये है यू, ये बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी। तो ही आस्क्ड हर इफ सी। अब क्या होगा, वर्ब आएगी। विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी, पास्ट हो जाएगा इसका। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है। इफ ही वुड बी देयर टुमारो का द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे। क्या बना, ही आस्क्ड हर इफ सी वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट नंबर 2, प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम, द स्टूडेंट सेड टू हर टीचर, स्टूडेंट ने अपने टीचर से कहा। तो क्या हो जाएगा, आप इसको लो पहले, रिपोर्टिंग स्पीच को, लेकिन अब हम इस सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ये तब तक आप नहीं कर सकते हो जब तक आपको ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसका टाइप पता न चल जाए। प्लीज़ कह रहा हो, अब आप समझ गए होंगे कब होता है प्लीज़, जब कोई रिक्वेस्ट होती है। तो कैसा वाक्य हो गया ये, इम्पेरेटिव। क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में,
रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है और एडवाइस होती है। तो यहाँ पर प्लीज़ है तो क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी। तो इसलिए क्या करोगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हर टीचर, क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हर टीचर। और फिर कंजक्शन डैट नहीं लगता है, आप जानते ही हो, कोई कंजक्शन नहीं लगता है। फिर क्या आता है, प्लीज़ तो आपने हटा दिया रिक्वेस्टेड करके। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्सक्यूज क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है। इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब इसके आगे टू लगा देते हैं, टू एक्सक्यूज। अब सवाल है, मी मुझे कह रहा हो, मुझे कौन कहता है, मैं कौन कहता है, जो बोलने वाला है। बोलने वाला कौन है, द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए हम क्या कहेंगे, मी के लिए हिम कहेंगे, टू एक्सक्यूज हिम, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा वो। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। दिस टाइम का दैट टाइम, दिस टाइम का क्या हो जाएगा, दैट टाइम। क्या बना वाक्य, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सक्यूज, हर होगा यहाँ पर, हिम नहीं होगा, क्योंकि जो बोलने वाली है वो हर टीचर कह रहा है, अपने टीचर से कहा, तो इसका मतलब है वो कोई कौन है, कोई लड़की है। क्या है, कोई लड़की है, क्योंकि उसने यहाँ हर टीचर कहा, अपने टीचर, हर शब्द है उसके लिए। तो क्या कहोगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सक्यूज हर, टू एक्सक्यूज हिम नहीं होगा, टू एक्सक्यूज हर दैट टाइम। एक बार फिर से बोलो, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सक्यूज हर दैट टाइम। दिस टाइम का क्या हो जाएगा, दैट टाइम। नेक्स्ट, ही सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, आई विल बी इन नैनीताल ऑन फ्राइडे। मैं फ्राइडे को अवश्य नैनीताल में रहूँगा, मैं अवश्य नैनीताल में होऊंगा, मेरी उपस्थिति नैनीताल में होगी। आई विल का मतलब होता है मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य वहाँ पर होऊंगा नैनीताल में अगले फ्राइडे के दिन। तो क्या कहोगे, क्या सेंटेंस है ये, कैसा सेंटेंस है, ये सीधे स्टेटमेंट है जिसको असर्टिव कहते हैं हम। तो क्या बना, ही सेड दैट, कंजक्शन क्या लगता है, दैट, कॉमा हटता है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट लगेगा। अब आई कौन बोला, कोई भी व्यक्ति जो बोलने वाला होता है अपने लिए आई कहता है। बोलने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ही। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी इन नैनीताल ऑन फ्राइडे। तो क्या बना बताइए, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, बोलने वाला ही है तो ये भी ही हो जाएगा। विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी इन नैनीताल ऑन फ्राइडे। He said that he would be in Nainital on Friday. Next, my father said to me, don't waste you time in idle gossips. बेकार की गप्पू में समय बर्बाद मत करो। My father said to me. अब जब तक आप इस वाक्य को नहीं समझोगे, don't waste you टाइम इन आइडल गॉसिप्स, बेकार की गपसपों में समय बर्बाद मत करो, तुम समय बर्बाद मत करो। तुम मुझे ये बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है, डोंट वेस्ट, डोंट गो, डोंट राइट। भाई आदेश है ये, नेगेटिव में दे रखा मैंने, मत करो। तो क्या कहोगे, अगर आप डोंट को हटाते हो तो किससे शुरू हो रहा वाक्य, वेस्ट। वेस्ट क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या समझते हो इस वाक्य से, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। यहाँ पर क्या हो रहा है,
फादर क्या कर रहे हैं, अपने मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर एडवाइस ही मान लेता हूँ। माई फादर एडवाइज्ड मी, सेड टू को चेंज करोगे एडवाइस में, क्योंकि आपने ये सेंटेंस पहचान लिया है। नहीं पहचान पाओगे तो यहाँ पर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। माई फादर एडवाइज्ड मी, डोंट वेस्ट का क्या हो जाता है, नॉट टू वेस्ट, वाक्य इन्फिनिटिव बनता है। नॉट, डोंट का नॉट हो जाता है, नॉट टू वेस्ट, इसके आगे टू लगेगा, नॉट टू वेस्ट। यू कह रहे हो, किससे कह रहे हैं बात, जो सुनने वाला है। किससे बात कर रहे हैं, फादर, मेरे से बात कर रहे हैं। तो नॉट वेस्ट, नॉट टू वेस्ट क्या, आई, तुम कहोगे माई टाइम करो, योर टाइम होना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। नॉट टू वेस्ट आई टाइम, नॉट टू वेस्ट, तो अगर ये यूअर होता तो क्या हो जाएगा, माई। नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडियल गॉसिप्स। तो क्या बनाया आपने, बताओ। माई फादर advised me not to waste your time का क्या हो जाएगा, my time, मेरे से बात कर रहे हैं। इन आइडियल, आइडियल का मतलब होता है सुस्त, बेकार की। गॉसिप्स में होते हैं बकवास। इन आइडियल गॉसिप्स क्या मतलब हुआ, बेकार की, फालतू की बकवास पर अपना समय बर्बाद मत करो। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडियल गॉसिप्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हेन डू यू क्लोज योर शॉप, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर, कस्टमर ने, ग्राहक ने दुकानदार से पूछा, व्हेन डू यू क्लोज योर शॉप, आप अपनी दुकान कब बंद करते हो। ध्यान दो, ये व्हेन से शुरू हो रहा है, डब्ल्यूएस से, और अंत में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। और ये बात भी आप देख रहे होंगे, पिछले साल के पेपर हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, साधारण प्रश्नवाचक और डब्ल्यूएच वाले। तो डब्ल्यूएच वाला है, ये व्हेन शब्द आया है, इसमें कंजक्शन नहीं लगता है। और साधारण प्रश्नवाचक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें इफ या वेदर कंजक्शन भी लगता है। और बाकी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, कस्टमर आस्क्ड खुद ही दे रखा है इसने, देखो यहाँ पर शेड टू की जगह में आस्क्ड, तो आस्क्ड में चेंज होता है शेड टू, तो ये आस्क्ड दे ही रखा है ऑलरेडी, तो आस्क्ड रहेगा। तो क्या कहोगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं हमेशा, पीछे जो दे रखा है ये, द कस्टमर asked the shopkeeper, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर। अब ये वन से शुरू हो रहा है, कंजक्शन नहीं लगेगा, फिर क्या होगा, वन कंजक्शन का काम करेगा। लो मैं लिख देता हूं कंजक्शन, ये अपना काम भी करेगा, कंजक्शन का काम भी करेगा। अब क्या आता है, स्टेटमेंट आता है वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब क्या आएगा, यू, ये जो सब्जेक्ट है ये लिखेंगे। तुम किससे कह रहा है, कस्टमर दुकानदार से, बात किससे हो रही है, दुकानदार से हो रही है, बोलने वाला कौन है, कस्टमर है। तो यू किससे, मतलब बात जिससे होती है उसके लिए हम यू कहते हैं। तो द शॉपकीपर के लिए आप क्या लाओगे, ही, हिम, हिज, इन तीनों में से क्या आएगा, ये यू जो है नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ ही हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर व्हेन ही, द शॉपकीपर के लिए ही लाओगे प्रोनाउन। अब है वर्ब लाओगे, व्हेन तो लिख दिया। डू क्लोज का मतलब क्लोज होता है, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू निकाल देते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो डू निकाल देते हैं, डू नॉट लिखते हैं। तो ध्यान दो, ये डू और क्लोज का मतलब क्लोज ही है, इसको और इसको जोड़ लो, क्लोज हो गया। तो क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। व्हेन ही क्लोज्ड यूअर शॉप का क्या हो जाएगा, शॉपकीपर की है दुकान, तो हिज हो जाएगा यूअर का। जैसे यहाँ हमने ही किया इसके लिए, अब क्या करेंगे हम, हिज करेंगे पॉजिटिव केस में, हिज शॉप। तो क्या बना, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर व्हेन ही क्लोज्ड हो जाएगा, ही के बाद वर्ब क्या हो जाएगी, क्लोज्ड।
योर शॉप का क्या हो जाएगा, हिज शॉप। वो अपनी दुकान कब बंद करता था। लेकिन हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं वो कस्टमर ने दुकानदार से पूछा वह अपनी दुकान कब बंद करता है। और अंग्रेजी बनाएंगे करता था की, क्योंकि पहले पास्ट आ जाता है तो फिर प्रेजेंट नहीं आता है। तो व्हेन डू यू क्लोज योर शॉप, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर व्हेन ही क्लोज्ड हिज शॉप। नेक्स्ट 6, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, स्विच ऑन द लाइट, लाइट जला दो, लाइट जला दो, स्विच ऑन कर दो। तो क्या कहोगे, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। आप समझ गए होंगे स्विच ऑन वर्ब से शुरू हो रहा है, कैसा वाक्य है, इंपेरेटिव। जब इंपेरेटिव है तो यहाँ शेड टू किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। तो द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, और ये स्विच के आगे क्या लगेगा, टू। क्यों, क्योंकि हम इसको इन्फिनिटिव बना देते हैं, टू स्विच ऑन द लाइट। बोलो क्या बना वाक्य, द मास्टर ordered the servant, the master ordered the servant, स्विच के आगे टू लगाओ, टू स्विच ऑन, टू स्विच ऑन द लाइट। मालिक ने नौकर को लाइट स्विच ऑन करने का आदेश दिया। मालिक ने नौकर को लाइट जलाने का आदेश दिया। तो ये थे आज पिछले साल के जो पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनमें से चुने गए या उनको संकलित करके इस वर्ष के लिए संभावित प्रश्न हैं। डाइट इन डाइट में अगर आप अच्छा कर लेते हो या ग्रामर सेक्शन अगर आपका बहुत अच्छा होता है तो आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में इसका प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर आपसे बहुत प्रभावित होता है। बड़ी चर्चा होती है जब राउंड द क्लॉक, राउंड द टेबल, जब एग्जामिनर्स बैठे होते हैं 10 की संख्या में, तो अपने डिप्टी हेड से भी कहते हैं और अपने साथियों से भी कहते हैं देखो इस लड़के का ग्रामर बहुत अच्छा है। तो सबका जवाब होता है, तो इसका राइटिंग और क्या होगा, रीडिंग सेक्शन भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमेशा ग्रामर में 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें भी विगत वर्षों में सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर बनने का सौभाग्य मिला है और वर्षों से करीबन 15-20 वर्षों से हमने करीब 25 वर्षों तक क्या क्या है, एग्जामिनरशिप इंग्लिश के कॉपियों का मूल्यांकन किया है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप ग्रामर अच्छा करते हैं तो आप 100 मार्क्स लाने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।